नाभिकीय अभिक्रिया। है ना, देखो ये न्यूक्लियर, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया है, जिससे हम बिजली बनाएंगे उसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे, जो टर्म्स हम पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। न्यूक्लियस, नाभिक, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, सिर्फ एक ही लिखूंगा मैं, एटॉमिक मास, द्रव्यमान, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये सब छोटे छोटे कुछ टर्म्स थे जो हमने डिस्कस किया था कल। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, समस्थानिक आइसोटॉप्स, फिसाइल, ये सब वर्ड हैं जो हमें पता होना चाहिए। फिशनेबल या फर्टाइल, हाँ अभी हम इसको करेंगे, इसको हमें डिस्कस करना है, फर्टाइल, इसे हम करेंगे डिस्कस। और एक वर्ड जिसको हमें डिस्कस करना है वो है चेन रिएक्शन, हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, और नाभिकीय संलयन, संलयन, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन सही लिखा, फ्यूजन। और है कुछ, कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनके जो गुण होते हैं उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, आइसोटॉप्स। फिसाइल हमने डिस्कस कर लिया, फर्टाइल हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार, चेन रिएक्शन, और ये सब हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हमने जो एलिमेंट्स लिया था, इसके अंदर एलिमेंट्स, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 3 तरह के एलिमेंट्स थे हमारे पास, यूरेनियम 92, प्लूटोनियम 94, थोरियम 90। नहीं, ये 3 एलिमेंट है हमारे पास जिस पे हमें काम करना है, इन्हीं तीनों पे हम काम करते हैं, इन्हीं तीनों से हम बिजली भी बना रहे हैं या बनाएंगे, और परमाणु बम या हाइड्रोजन बम भी हम इनसे बनाएंगे, है ना। और इसमें इनसे बिजली बनाने में या परमाणु बम बनाने में जो प्रोसेस यूज होता है वो प्रोसेस है चेन रिएक्शन, श्रृंखला, है ना। अब इसे हम देखते हैं। ये हमारा है U92 235, और ये हमारा है U92 और 238, है ना।
ये दो है, हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमने क्या किया, इसे हमने दिया एक न्यूट्रॉन, हमने इसे एक न्यूट्रॉन दिया, है ना। ये न्यूट्रॉन, हमारा न्यूट्रॉन कौन सा न्यूट्रॉन था, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब हो जाता है जो औसत गति से चलने वाला न्यूट्रॉन, है ना। औसत गति से चलने वाला न्यूट्रॉन है। और ये न्यूट्रॉन हमने दिया है इसे, हमने इसे एक न्यूट्रॉन दिया, थर्मल न्यूट्रॉन, और इसको भी हमने न्यूट्रॉन दिया, प्लस एक न्यूट्रॉन हमने इसे दिया। ये क्या है, हाई स्पीड न्यूट्रॉन, है ना। ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन, इसे हाई स्पीड न्यूट्रॉन, ये थर्मल है, ये हाई स्पीड। अब जैसे ही वो न्यूट्रॉन इसके साथ मिला, हमने पढ़ा भी है कि ये जो है हमारा रिएक्शन क्या हुआ। देखो, एक न्यूट्रॉन जब इसके साथ गया तो ये वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 92 और 236, है ना। 236 बन जाएगा हमारा। एक न्यूट्रॉन यहाँ से मिला तो ये 236 बन गया। 236 जो न्यूट्रॉन है, ये हमारा जो यूरेनियम, नया जो यूरेनियम हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, हमें इसे सॉरी, ये हमारा, हाँ, ये टूट गया, है ना। इसे क्या है कि हमने इसे तोड़ दिया, इस न्यूट्रॉन को। ये बनने के बाद क्या हुआ, ये टूट गया। जब ये टूट गया तो हमारे पास एक रिएक्शन है यहाँ पर, वो रिएक्शन हमें लिखना है। ये है बी ए बेरॉन, ये है 56 144, और ये हमारा है क्रिप्टॉन KR, ये हमारा है 36 और 236, सॉरी ये है हमारा 89, ये है हमारा 89, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। नहीं, ये एक रिएक्शन है जो हमारे लिए यूजफुल है। हमने क्या किया, हमें पता है कि यूरेनियम 235 को हम आसानी से तोड़ सकते हैं अगर हम इसे एक न्यूट्रॉन दे देते हैं। तो हमने क्या किया, और वो न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि वो उसी के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने की कंडीशन है वो थर्मल होना चाहिए, मतलब मध्यम स्पीड का होना चाहिए। तो वो क्या करता है, न्यूट्रॉन जाता है उसके साथ और अपनी एनर्जी उसको दे देता है ना, अपनी एनर्जी उसको दे देता है। वो कन्वर्ट हो गया यूरेनियम 236 में। फिर ये यूरेनियम 236 टूटा, और टूट के बेरॉन और क्रिप्टॉन बना। लेकिन ये हमेशा बेरॉन और क्रिप्टॉन नहीं बनता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये बनता है। और 3 नए न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। जनरली अब हम औसत निकालते हैं तो हमेशा 3 नए होते हैं, हमेशा 2.5 निकलते हैं। जब हम इसे कभी 3 निकल जाते हैं, कभी 2 निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम जनरल वर्ड यूज करेंगे तो उसमें 3 निकलेंगे, है ना। तो 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। और हमने कल ही डिस्कस किया था कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एक यूरेनियम अब ठीक है। तो ये क्या है कि एक यूरेनियम को हमने क्या किया है, एक यूरेनियम को हमने तोड़ दिया, है ना। इसको हम कहते हैं यूरेनियम का तोड़ना या विखंडन। ये वाला प्रोसेस हमारा हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नहीं, वो उसी से टूट रहा है, वो अपने आप को चेंज हो रहा है। हाँ, वो अपने आप चेंज हो रहा है, टूट रहा है ना। तो ये इस तरह से हमने इसे दिया और ये अपने आप टूटा, हमने कुछ नहीं किया। अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, वो हमने दे दिया। हमने पहले उसे भारी बना दिया, हैवी बना दिया, उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, वो चेंज होके इस कंडीशन में वो टूटा, इस कंडीशन में आ रहा है। तो क्या हुआ, इसे हम कहते हैं एक न्यूक्लियस का, एक नाभिक का
न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना। एक न्यूक्लियस, अगर एक नाभिक है, हिंदी में न्यूक्लियस, इंग्लिश में हम उसे दो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियाई। तो एक नाभिक का दो नाभिक में टूट जाना, इसे हम कहते हैं विखंडन या फिजन। विखंडन या फिजन, जिन ध्यान रखना है हमें, नाभिक टूट रहे हैं, न्यूक्लियस टूट रहा है। एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस में टूट जाना, न्यूक्लियाई में टूट जाना, या दो से ज्यादा भी वर्ड, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड होंगे तो यह भी सही माना जाए। दो या दो से ज्यादा हो क्या रहा है हमारा, यूरेनियम। यूरेनियम का एक हिस्सा यूरेनियम का, हमें क्या है, हमने कल क्या क्या था, एक यूरेनियम का ये था हमारा यूरेनियम, इसके पास, इसमें क्या था हमारा 0.7% 235 और 99.3% 238, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो हमारा था, ये वाला हिस्सा टूट गया, सिर्फ वो वाला हिस्सा टूटा, ठीक है, 235 वाला हिस्सा टूट गया। यही 235 वाला हिस्सा टूट के हमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये एनर्जी प्रोड्यूस। अच्छा, हमने क्या किया, यहां पर तोड़ने के लिए इसे दे दिया एक थर्मल न्यूट्रॉन दिया, हमें तोड़ना है ना। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या वर्ड यहां पर यूज किया था, अगर न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी हो तो हम आगे पढ़ेंगे, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मॉडरेटर हम उसके लिए यूज करेंगे। तो न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर होती है, तो हमें उसकी स्पीड को मॉडरेटर से कम करना होता है। तो हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया और वो थर्मल न्यूट्रॉन बन गया, और उसके साथ मिलकर उसने तोड़ दिया। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड कम नहीं करते हैं, अगर हमने न्यूट्रॉन की स्पीड कम नहीं करी, तो वो क्या हुआ, न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम 238 से मिल गया, है ना, यूरेनियम 238 से मिल गया। अब जैसे ही देखो यहां पर, जब एक इससे मिल गया, इससे जाकर, तो यहां पर हमें समझना है ये क्या बन गया, यूरेनियम 239, यूरेनियम 239 बन गया, ठीक है। नेप्ट्यूनियम में, अभी मैं इसको लिखवा देता हूं, ये जो है यूरेनियम 239, ये नेप्ट्यूनियम में कन्वर्ट होगा, है ना, और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसे देखो एक बार फिर से, मैं इसे, अगर आपने लिख लिया हो, मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया, यूरेनियम 92 है हमारे पास, हमारे पास उस यूरेनियम के एक डल्ले के अंदर, है ना, सारी अलग अलग चीजें हैं, इसमें से हमने इसको तो तोड़ दिया थर्मल न्यूट्रॉन देके, फिर हाई स्पीड न्यूट्रॉन से हमने इसको क्या किया, दिया, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर इसे हम हाई स्पीड न्यूट्रॉन देंगे तो ये टूटेगा नहीं, इसे थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए, और हमें इसको क्या करना है, तोड़ना, ये टूट नहीं सकता, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसे हमने दिया एक न्यूट्रॉन, हाई स्पीड न्यूट्रॉन हमने दिया। जैसे ही हमने इसे हाई स्पीड न्यूट्रॉन दिया, ये क्या बन गया, यूरेनियम 239 बन गया, है ना। अब यूरेनियम 239 को हमें कुछ नहीं करना है, यूरेनियम मैंने यहाँ लिख दिया है, यूरेनियम 239 का जो हाफ लाइफ होता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है हाफ लाइफ, ये दोनों हाफ लाइफ है, ध्यान रखना है, ये और ये हाफ लाइफ है, ये दोनों हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये और ये। तो क्या है, जो हमने यूरेनियम 239 बनाया, वो है ना, वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसके अंदर से भी बीटा डीके होगा, अल्फा डीके होगा, है ना, डीके 6 निकलना, रेडिएशन। तो जैसे ही रेडिएशन उसके अंदर से निकलेगा तो 23 मिनट में ही उसकी आधी लाइफ हो जाएगी, मतलब वो डीके हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और 23.5 मिनट को डबल कर दो, है ना, 47 मिनट, 47 मिनट में वो क्या होगा, 47 मिनट में ही वो यूरेनियम 239 अपने आप नेप्ट्यूनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 47 मिनट में कुछ नहीं करना है, वो अपने आप। तो ये हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने आप चेंज हो रहा है,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेप्ट्यूनियम में। और नेप्ट्यूनियम अपने आप, देखो 2.5 दिन है ना, 5 दिन, उसको 5 दिन अपने आप छोड़ दो लगभग, तो अपने आप 5 दिन में वो नेप्ट्यूनियम प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यही प्लूटोनियम जो है वो हम फिर क्या करेंगे, इसी प्लूटोनियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लूटोनियम क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ फिसाइल मटेरियल, विखंडनीय। प्लूटोनियम क्या हो गया, फिसाइल मटेरियल, विखंडनीय। और हमने इसे बनाया किस चीज से है, यूरेनियम 238 से बनाया है, इसलिए यूरेनियम 238 हमारा क्या हो गया, फर्टाइल मटेरियल, फिजनेबल, है ना, फर्टाइल या फिजनेबल, उत्पादन, उत्पादन योग्य, हिंदी में हम इसे उत्पादन योग्य कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यूरेनियम 238 हमारा, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम फिसाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा फर्टाइल या फिशनेबल एलिमेंट होगा। जिसको, वैसा मटेरियल जिसको हम फिसाइल मटेरियल में, विखंडनीय में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा फर्टाइल या फिशनेबल मटेरियल हो गया। एक्चुअली बड़े बड़े जो एलिमेंट होते हैं वो 5-5 अरब साल होते हैं उनकी लाइफ, हाफ लाइफ, है ना, इसलिए वो हाफ लाइफ प्रोड्यूस किया जाता है। डायरेक्ट नहीं बनता है, नहीं, वो अलग अलग स्टेज में ही बनता है, डायरेक्ट बनाने की फैसिलिटी नहीं बनता ही नहीं है, वो इसी तरह से स्टेज बाय स्टेप तरीके से बनता है, ठीक है। ये यही कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, फर्टाइल ये होगा यूरेनियम, यूरेनियम 238 फर्टाइल होगा, है ना। और जो हमने इस फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट किया है, इसी को हम कहते हैं ब्रीडिंग, यही कहलाता है ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग से हिंदी इंग्लिश दोनों में ब्रीडिंग ही वर्ड यूज किया जाता है। इसी से हम बनाएंगे ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। वह प्रक्रिया जिससे हम विखंडन योग्य एलिमेंट को विखंडनीय एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ब्रीडिंग कहलाती है, करना, कन्वर्ट करना, ब्रीडिंग कहलाती है, ठीक है। तो हमने एक टर्म यहां पर और समझ लिया, ब्रीडिंग। इसी से हम आगे बनाएंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, भारत में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनेगा, ठीक है। फिसाइल मटेरियल को फर्टाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना, ब्रीडिंग हो गया। हमने क्या किया है यहां पर, हमने तोड़ा है, एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को हमने तोड़ा है, नाभिक को तोड़ा है, न्यूक्लियस के एलिमेंट को तोड़ा है। तोड़ना इज प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन, विखंडन, परमाणु का विखंडन, नाभिकीय विखंडन, है ना, हमने उसे तोड़ दिया है, ठीक है। यहां पर हमें जो हमारा प्लूटोनियम है, अब इस प्लूटोनियम को तोड़ना ज्यादा आसान होता है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि हम प्लूटोनियम को किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर एलिमेंट होता है ना, बिल्कुल प्योर एलिमेंट। और ये, है ना, ध्यान रखना है, ये हमारा फिसाइल हो जाएगा और ये हमारा थोरियम फिर से क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, ये फर्टाइल एलिमेंट है। ये फिसाइल हमने यहां पर देख लिया है, ये थोरियम क्या है, फर्टाइल एलिमेंट, है ना। थोड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसे, यही जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर, यही न्यूट्रॉन इसके साथ भी रिएक्शन करता है और ये क्या होता है, फिर से फिसाइल में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, बस हमें ये समझना है कि ये हमारा यूरेनियम जो है, हमारा यूरेनियम, इसको हमें चेंज करके करना पड़ता है, कुछ इसमें डायरेक्ट टूटने वाले होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टूटने वाले होते हैं।
इसमें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा प्लूटोनियम, है ना, ये प्लूटोनियम पूरा का पूरा टूट जाएगा, इसमें कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं है, ये पूरा फिसाइल एलिमेंट है हमारा। और ये थोरियम हमारा, ये फर्टाइल है, इसमें भी टूटने ना टूटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये पूरा का पूरा टूटेगा, ये पूरा का पूरा चेंज होगा, है ना। यूरेनियम की तरह मिक्स नहीं है ये, जैसे यूरेनियम मिक्स है, यूरेनियम के कई सारे आइसोटॉप्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, कुछ आसानी से टूटने वाले होते हैं, कुछ आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूटोनियम 239 में नहीं है ना, जो हमने प्लूटोनियम 239 बनाया। चलो आगे चलते हैं। और नहीं है, आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स है तो ना 239 की बात, इसलिए मैंने उससे थोड़ा सा वहां पर वर्ड यूज कर लिया था, 239 जो हमने बनाया है ना, यहाँ पर हमने कौन सा बनाया है, 239 प्लूटोनियम बनाया है ना, ये जो है हमारा वो फिसाइल मटेरियल। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, यहाँ पर जो 3 न्यूट्रॉन बन के आए, 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन क्या है, हाई स्पीड न्यूट्रॉन, ये 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन है ना। तो 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन है जिसे हमें यूज करना होता है, और यही हमारे लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है। हमने क्या किया है, यूरेनियम जो हमने यहाँ पर लिया, यूरेनियम 235, हमने इसे एक न्यूट्रॉन दिया, एक न्यूट्रॉन हमने इसे दिया, तो इसके बाद ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। हमने क्या किया कि हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने एक न्यूट्रॉन देके उसे छोड़ दिया, छोड़ दिया, अब वो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप वो प्रक्रिया अब चलती रहेगी, ये 3 फिर से 3 प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये फिर से ऐसे, ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी। फिर से ये सारी 3, है ना। तो इस तरह से क्या किया कि हमने उसे तोड़ने के लिए एक न्यूट्रॉन दिया, वो एक न्यूट्रॉन टूटने के बाद 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, वो 3 न्यूट्रॉन 9 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, 9 न्यूट्रॉन 27 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन अपने आप कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वो प्रक्रिया चलती जा रही है, तो इसे हम कहेंगे चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। ये चेन रिएक्शन है, वो श्रृंखला अभिक्रिया है, ठीक है। जब न्यूट्रॉन अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, 3 के मल्टीपल में बढ़ रहे हैं, पहले 3 है, फिर 9 है, इस तरह से बढ़ रहे हैं, 3 के बाद 9 ही बनेंगे ना, 3 इसका, 3 6 और 9, इस तरह से 9 बने, तो इसको हम कहेंगे चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूट्रॉन अपने आप बढ़ते जा रहे हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। अभी तो उसका काम नहीं किया हमने, अभी वो काम करेंगे, है ना, उसे वो काम हम कर रहे हैं, मतलब एक प्रक्रिया समझ रहे हैं हम यहाँ पर, कि हमारे पास एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हमने एक न्यूट्रॉन दिया और वो न्यूट्रॉन अपने आप न्यूट्रॉन जनरेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। अब इसी चेन रिएक्शन में एक काम करते हैं हम, अगर इन 3 न्यूट्रॉन में से जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उन 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को हम बिल्कुल क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और एक न्यूट्रॉन की स्पीड को थर्मल बना दिया, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया और एक न्यूट्रॉन की स्पीड को थर्मल बना दिया, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दो, है ना, एक न्यूट्रॉन यहाँ और एक न्यूट्रॉन यहाँ, इसको बाहर निकाल दो, और एक न्यूट्रॉन को क्या किया, थर्मल न्यूट्रॉन बना दिया,
इसे कहेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, है ना। इसे हम कहेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड, नियंत्रित। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बिजली बनाने, बिजली बनाने में यही प्रक्रिया, शुरुआत यहीं से होगी, इसी जगह से शुरुआत होगी, है ना। हमने एक न्यूट्रॉन दिया और दे के छोड़ दिया, हमने दे के छोड़ दिया और ये अपने आप चलने लगा। अगर हमने दो न्यूट्रॉन को, हमने क्या किया, इसे हमने बाहर निकाल लिया, हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम कैसे बाहर निकालते हैं। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज यहाँ पर, कुछ चीजें यहाँ पर है, कुछ चीजें ऐसी होगी जो समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। अभी हमें इस पे और वर्क करना है, प्लूटोनियम और थोरियम पे अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पढ़ा है, अभी वर्क काफी वर्क इस पे होगा। तो हमने नियंत्रित कर लिया कुछ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और अगर हमने इसे नियंत्रित नहीं किया हमने अगर इसे नियंत्रित नहीं किया तो ये हो गया हमारा अनकंट्रोल्ड और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित नहीं किया का मतलब ये छोड़ दिया, तीनों न्यूट्रॉन बनाते रहो भाई, नए न्यूट्रॉन बनाते रहो, टक्कर लेते रहो, है ना, नए न्यूट्रॉन बनाते रहो और टक्कर लेते रहो भाई, ठीक है। तो ये अनियंत्रित हमने कहा बनाया, परमाणु बॉम्ब बनाया, परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब, यहां पर हमने एटम बॉम्ब बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत अगर होगी कुछ तो सवाल अपने आप दिमाग में सोच के लिख के रखना, हम उसे एक साथ डिस्कस कर लेंगे, पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसको आप पढ़ने बैठोगे किसी एक जगह पर ये चीज कंप्लीट नहीं मिलने वाली, कहीं पर एक जगह ये कंप्लीट नहीं, ठीक है। हमने कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल चेन रिएक्शन, हमने यहाँ पर कहाँ बनाया, हमने इसे बिजली बनाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना, बिजली उत्पादन, ठीक है। और यहाँ पर हमने बना दिया परमाणु बॉम्ब। अच्छा, अब एक चीज देखो, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये तभी टूटेगा जब थर्मल न्यूट्रॉन हम इसे देंगे, है ना, ये तभी टूटेगा, ये हमारा न्यूट्रॉन जो है ये थर्मल, बार बार ये वर्ड यूज होता है थर्मल, थर्मल न्यूट्रॉन हम देंगे, मतलब ये यूरेनियम हमारा थर्मल न्यूट्रॉन से टूटता है ना। हमने थर्मल न्यूट्रॉन से, हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन ये निकल रहा है बाहर, ये जो बाहर न्यूट्रॉन निकल रहा है, ये न्यूट्रॉन तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है ना। तो अगर हम इससे बिजली बना रहे हैं, अगर हमने इससे बिजली बनाया इस प्रोसेस में, तो हमने क्या किया, दो न्यूट्रॉन को निकाल लिया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास अलग एलिमेंट है जिससे हम न्यूट्रॉन को निकाल लेते हैं, है ना, बाहर निकाल दिया हमने, या हम उसकी स्पीड को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, है ना। टक्कर लेने के लिए स्पीड का होना बहुत जरूरी है, हमने स्पीड को ही बिल्कुल खत्म कर दिया, है ना। और ये जो बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन है, इसे हमने इसकी स्पीड को कम कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, है ना। हमने इसके लिए क्या बनाए हैं, रिएक्टर्स बनाए, है ना। ये हमारे पास जो बिजली उत्पादन करते हैं उसमें हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है जिसमें हम सारी चीजें लगा के रखते हैं, ये दो निकालने के लिए, एक की स्पीड को कम करने के लिए, वो सारे एलिमेंट हम उसके अंदर डाल के रखते हैं, तो उससे वो प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें परमाणु बम बनाना हो तो हमें कंट्रोल नहीं करना है, वो प्रोसेस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अब सिंपल छोटी सी चीज है यहाँ पर एक, कि अगर यही यूरेनियम हम इस्तेमाल करें
तो ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन इससे टक्कर ही नहीं ले पाएगा, तो परमाणु बम बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये न्यूट्रॉन, ये जो हमारा यूरेनियम है, ये यूरेनियम तभी टूटेगा जब थर्मल न्यूट्रॉन होगा हमारे पास, तभी वो टूट सकता है। तो इस नेचुरल यूरेनियम से परमाणु बम नहीं बनाया जा सकते, है ना। नेचुरल यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? एक तो उसका कंटेंट बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है, उस डल्ले के अंदर 0.7% ही है ना। तो उसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है, और दूसरा वो प्रॉपर तरीके से टूटेगा ही नहीं, क्योंकि वो हाई स्पीड, क्योंकि परमाणु बम में हम मॉडरेटर यूज नहीं करते हैं उसकी स्पीड को कम करने के लिए, है ना, तो वो टूटेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें किसी दूसरे तरह के एलिमेंट की जरूरत होगी जो इस हाई स्पीड न्यूट्रॉन से ही टूट जाए। ठीक है, ये नहीं टूटेगा। ये नेचुरल यूरेनियम जो हमारा है, प्राकृतिक यूरेनियम, इज नॉट सफिशिएंट फॉर परमाणु बम, है ना। ये प्राकृतिक यूरेनियम परमाणु बम के लिए सही नहीं, है ना, ये उसके लिए सही नहीं है। एक तो कंटेंट कम है, दूसरा स्पीड, न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है, जो इनसफिशिएंट है उसके लिए। ठीक है, 2 पॉइंट है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर किस चीज की जरूरत होगी? ऐसी चीज की जरूरत होगी जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन से भी टूट जाए, जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन से भी टूट जाए। तो उसके लिए क्या होगा हमारा? एक तो हमारा हो जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 92, 92 था ना, 94, 94, प्लूटोनियम 94 239, है ना, जिसे हमने ब्रीडिंग से बनाया था, ब्रीडिंग से 239। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर? एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, इसे हम कहते हैं संवर्धित यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम, है ना। हम परमाणु बम, अगर बिजली बनाते हैं तो हमारा ये काम चल सकता है, लेकिन अगर हमें परमाणु बम बनाना है, अब घर पे परमाणु बम बनाने बैठ मत जाना, है ना। पता चला कि एट्थ एट्थ क्लास में मैथमेटिक्स की बुक में एक फॉर्मूला होता था कि बम बनाना हो, अगर बारूद बनाना हो, तो इतना 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 अलग अलग एलिमेंट की जरूरत होती है, तो उस एलिमेंट की कितनी जरूरत होगी। तो मेरा एक मित्र होता था, वो बुक लेके, वो मैथ्स में थोड़ा कमजोर था, मेरे पास आया कि भाई ये बता इसमें कितना जरूरत है। मैंने क्या करेगा? बम बनाऊंगा, है ना। तो वही चीज नहीं करनी है यहाँ पर हमें। तो अगर हमें मतलब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवाना है, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में नेचुरल जो यूरेनियम जो हमने जमीन से निकाला है डल्ला वाला, वो सफिशियंट नहीं। तो हमें क्या, हमारे लिए क्या सफिशियंट है? एक तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम ये है कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है उससे वो तोड़ सकता है आसानी से, है ना। तो एक तो प्लूटोनियम, दूसरा एनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम। अब यहाँ पर प्लूटोनियम तो हमने समझ लिया है, अब हम ये समझेंगे एनरिच्ड यूरेनियम क्या है, संवर्धित यूरेनियम क्या है। ठीक है भाई। तो हम यहां पर अब बात करते हैं यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट। तो यूरेनियम यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं हम कि आ, एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटॉप सेपरेशन, आइसोटॉप सेपरेशन, ION, इसे हम कहते हैं समस्थानिक विलगन,
समस्थानिक विलयन, आइसोटोप सेपरेशन, नाम से क्लियर है। आइसोटोप सेपरेशन में क्या होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है यूरेनियम, इसमें जो 0.7% है, तो 0.7% प्लस 99.3%, ये है हमारा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे और इसकी वैल्यू को कम कर देंगे, है ना। ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से होता है हम कहते हैं आइसोटोप सेपरेशन। तो हमें जो फिसाइल मटेरियल है उसके कंटेंट को बढ़ाना है हमें, तो क्या करेंगे, हम फर्टाइल मटेरियल के कंटेंट को बाहर निकालेंगे, है ना। जो फर्टाइल मटेरियल है उसके कंटेंट को हम बाहर निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बाहर निकालेंगे, ये वाली वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू अपने आप ज्यादा होने लगेगी, है ना। मतलब कि इसका मतलब है, एनरिचमेंट का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर फिसाइल मटेरियल के कंटेंट को बढ़ा देना, है ना। वो जो हमारे पास यूरेनियम है, उस यूरेनियम के अंदर फिसाइल मटेरियल के कंटेंट को बढ़ा देना। तो दो तरह से हम बनाते हैं, तीन तरह से, लो एनरिच्ड यूरेनियम, मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम और हाई एनरिच्ड यूरेनियम, है ना। एनरिचमेंट कितना परसेंट हमें करना है फिसाइल मटेरियल को, है ना। फिसाइल मटेरियल जो टूटने वाला है उसको हम बढ़ाकर 20% कर देंगे, इसको 20% प्लस ये बच जाएगा हमारा 80%, 20% और 80%, ये हमारा है लगभग लगभग, इसे मान लो आप 50% और प्लस 50%, और ये हमारा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 95% और प्लस 5%। मीडियम एनरिच यूरेनियम, जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मीडियम एनरिच यूरेनियम, है ना। जनरली इसका इस्तेमाल नहीं होता है, दो का ही इस्तेमाल होता है, लो एनरिच यूरेनियम और हाई एनरिच यूरेनियम, ये वाला और ये वाला, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल होता है ना। हमने क्या किया, एनरिचमेंट किया। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फिसाइल मटेरियल के कंटेंट को बढ़ा देना, है ना। जो टूटने वाला है, जो टूटने वाला है उसके कंटेंट को बढ़ा देना। तो हमने क्या किया, और किस तरीके से हम बढ़ाते हैं, आइसोटोप सेपरेशन के तरीके से हम बढ़ाते हैं, है ना। अब इसमें ये 20% आया, ये 80% आ गया। यही जो एनरिच यूरेनियम है, लो एनरिच यूरेनियम, इसका इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन में भी करते हैं। लो एनरिच यूरेनियम, है ना, ये बिजली उत्पादन है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हमारा है, जो हम यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन, जो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारा क्या है, नेचुरल यूरेनियम है, प्राकृतिक यूरेनियम, और दूसरा क्या है, संवर्धित यूरेनियम, संवर्धित, प्राकृतिक, नेचुरल और एनरिच यूरेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे कि भारत के पास जो फैसिलिटी है वो ये वाली फैसिलिटी है। भारत के पास जितने भी रिएक्टर हैं उसमें 99% रिएक्टर क्या है, नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हमसे आगे पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है, हमसे पढ़ेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, बिजली उत्पादन में दोनों तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेचुरल यूरेनियम से भी बना सकते हैं, ये प्रोसेस पहले ही आपको पता है। नेचुरल यूरेनियम से हम इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल यूरेनियम में प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलता है। और ये जो वेस्ट देखो क्या है, यहाँ पर 0.7% का हमने यूज किया, बाकी वेस्ट मटेरियल हो गया। वो वेस्ट मटेरियल बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा, जब हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो।
तो इसलिए नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे डिस्पोज करना पड़ता है, नहीं तो वो कहीं ऐसी खाली जगह पे रह गया तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके अगर हम बिजली बनाएंगे तो वो जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, बड़ा सा हिस्सा बच गया, छोटा सा हिस्सा हमने यूज किया और बड़ा सा हिस्सा हमारे पास बच गया, उसको हमें डिस्पोज करना पड़ेगा। तो बहुत ना, बहुत मोटे डब्बे के अंदर, कंक्रीट के मोटे डब्बे के अंदर उसे भरकर डिस्पोज किया जाता है ना, मिट्टी के अंदर दबाया जाता है बहुत अंदर तक, वो दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी जगह पर, नेचुरल यूरेनियम की जगह पर हम क्या करते हैं, एनरिच यूरेनियम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला यूरेनियम, लो एनरिच यूरेनियम। वेस्ट मटेरियल यहां भी निकलता है लेकिन थोड़ा कम निकलता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत फिर इसका इस्तेमाल क्यों करता है, इसका क्यों नहीं करता है इस्तेमाल। तो ये प्रोसेस जो है आइसोटॉप सेपरेशन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसे करना आसान नहीं है ना। इसे दो देशों ने सबसे पहले किया था, अमेरिका और रसिया ने। उसके बाद क्या हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है वहां से, है ना। अमेरिका ने अपने मित्र देशों को दिया और रसिया ने अपने मित्र देशों को दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन को दिया, रसिया ने चाइना को दिया। चाइना ने उत्तर कोरिया को दिया, नॉर्थ कोरिया को दिया। चाइना ने या रसिया ने ईरान को दिया। आज ईरान पे इल्जाम लगाया जाता है, वो भी एनरिचमेंट कर रहा है ना। और भारत की कुछ हेल्प रसिया ने भी करी, लेकिन बीच में रसिया ने हेल्प करनी बंद कर दी, तो भारत ने खुद से वो चीज डेवलप करी, है ना। जो भारत का जो एनरिचमेंट है अब कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अभी भी नहीं आता है, अभी भी हमें बहुत ज्यादा एनरिचमेंट नहीं आता है। तो हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग ज्यादा आसान है ना, एनरिचमेंट ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पर क्या है, देखो हमने क्या किया, जो नेचुरल यूरेनियम है उसको एनरिच किया, संवर्धित किया। नेचुरल यूरेनियम का एनरिचमेंट का मतलब हो गया कि जो फिसाइल एलिमेंट है उसके कंटेंट को बढ़ा देना, इसे हम कहते हैं एनरिचमेंट। यह बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, यह सभी देशों के पास नहीं है और ना ही कोई एक देश दूसरे देश को ये देना चाहता है। क्यों, अगर आपको संवर्धन आ गया, एनरिचमेंट आ गया, तो आप परमाणु बॉम्ब बना लोगे। अगर आप इतना एनरिच कर ले रहे हो इसका मतलब है आप ये भी कर लोगे। क्या है, सिर्फ प्रोसेस सीखना ही तो है हमें। अगर हमने एक बार प्रोसेस सीख लिया तो क्या होगा कि हम एनरिचमेंट अगर सीख जाएंगे तो हम एनरिच अगर 20% कर रहे हैं तो हम एनरिच 95% भी कर लेंगे। तो पूरी दुनिया को परमाणु बॉम्ब से के डर से बचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी किसी को दी नहीं जाती, है ना। जनरली रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि नहीं देना है, आपस में सहमति रहती है इन लोगों की, है ना। इसलिए लंबे समय तक सिर्फ 5 देशों के पास ही ये चीज थी, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया और चाइना, इन 5 देशों के पास। लेकिन फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ऐसा बना कि भारत की हेल्प थोड़ी बहुत रसिया ने करी, चाइना ने अलग अलग जगह पर यूज किया। तो आज कुछ और देशों के पास, माना जाता है कि इजराइल के पास भी है, ईरान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, इन सब देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। और यही सब देश इनडायरेक्टली इनके पास एटम बॉम्ब भी है, परमाणु बॉम्ब भी है ना। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को चाइना ने दिया भारत को काउंटर करने के लिए, है ना। तो ये सब कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास या तो परमाणु बम है या फिर परमाणु बम बनाने की कैपेसिटी उनके पास। कैपेसिटी का मतलब यहां पर ये होता है या तो उन्हें एनरिचमेंट आता है या उन्हें कहीं से एनरिच्ड यूरेनियम मिलता है। परमाणु पाकिस्तान को एनरिचमेंट नहीं आता, उसे एनरिच्ड यूरेनियम मिल रहा है ना। एनरिचमेंट पाकिस्तान को नहीं आता, एनरिचमेंट ईरान को आता है, उसने लंबे समय में एनरिचमेंट सीखा है। एनरिचमेंट भारत को नहीं आता, भारत को नहीं पता है एनरिचमेंट। तभी हमने एक नया रिएक्टर बनाया है जिसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
जब हमें एनरिचमेंट नहीं पता है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो प्लूटोनियम ही बना लेते हैं, उससे भी परमाणु बम ही तो बनाना है। इसलिए भारत का ज्यादा परमाणु बम प्लूटोनियम बेस्ड परमाणु बम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पास जो परमाणु बम है, एटम बम है, वो प्लूटोनियम बेस्ड एटम बम, यूरेनियम बेस्ड नहीं है। क्यों? हमें प्रॉपर तरीके से एनरिचमेंट नहीं आता है, प्रक्रिया नहीं आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूरेनियम को एनरिच किया, संवर्धित किया। ठीक है भाई, प्रोसेस, कहानी, आज की कहानी इतनी ही थी।